गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, पिछले सेशन में हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग इस सीरीज में PYQ सॉल्व कर रहे हैं। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर हमें सही तरीके से उसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप उसके PYQ सॉल्व करिए। तो हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आपके सामने आने ही वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका ईयर देख लेते हैं कब आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में। कब पूछा गया था आपसे? 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन की नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो देखिए, इसका आंसर होगा 4। आंसर इसका क्या होगा? 4 होगा। जब आप कभी NCERT रीड करेंगे तो वहां पर आपको कहेगा कि एंथर की प्रॉपर्टी बताई गई है। एंथर की प्रॉपर्टी बताई गई है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है ये बाई लोब्ड होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपका एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड। कैसा होगा? बाई लोब्ड, मतलब इसमें 2 लोब होंगे। बाई लोब्ड पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया का मतलब है सैक और टेट्रा का मतलब है 4। तो यहां पर क्या होगा? 4 स्पोरेंजिया होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर होती है, ये कैसा होता है? डाइथेकस। कैसा होगा? डाइथेकस, मतलब यहां पर 2 लोब में 2-2 थीका होंगे, टोटल मिलाकर के 4 थीका यहां पर प्रेजेंट होंगे। और चौथी प्रॉपर्टी होती है, ये होता है टेट्रागोनल इन शेप। अगर मैं इसका यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूँ, अगर आप कभी भी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें आपके यहाँ पर 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी वॉल लेयर है। 4 स्पोरेंजिया कॉर्नर पे आपको दिखेंगे, सर्कुलर शेप के। इनको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं स्पोरेंजिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये सारी चीज देखिए, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि एंथर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी NCERT में बताई गई है। बाइलोब्ड, टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथेकस और टेट्रागोनल इन शेप। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉटम लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ बॉटम लेयर ऑफ स्पोरेंजियम एंड इट्स फंक्शन। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपकी स्पोरेंजियम की वॉल होती है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है और उसका फंक्शन क्या है। इसका ईयर है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन 2009 में। ये आपसे कब पूछा गया क्वेश्चन? 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, होता क्या है कि आपने पढ़ा ही होगा जब सिलेबस पढ़ते वक्त कि जो आपकी स्पोरेंजिया होती है उसकी जो लेयर होती है उसमें आपके 4 लेयर होंगे। उसमें उसकी जो एंथर की वॉल होती है उसमें 4 लेयर होती हैं। अगर मैं एंथर की वॉल की बात करूं, तो यहां पर कितनी लेयर होंगी? आपकी 4 लेयर होंगी। सबसे आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडोथीशियम। थर्ड लेयर होती है आपकी मिडिल लेयर। थर्ड लेयर क्या होगी आपकी? मिडिल लेयर। और इनर मोस्ट होती है आपकी टैपेटम। इनर मोस्ट क्या होती है? आपकी टैपेटम।
अब देखिए, मगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को सीधा से आपको सॉल्व करा सकता था कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है आपकी टेपेटम, उसका फंक्शन क्या है, लेकिन हम लोग एक इसको रिवीजन के पर्पज से सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आपको मैं यहाँ पर चारों लेयर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपकी आउटर मोस्ट इन पोजिशन, क्या है आपकी आउटर मोस्ट इन पोजिशन, और ये है इनर मोस्ट, ये क्या है आपकी इनर मोस्ट। अब इसका आंसर तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। पहला आंसर क्या है कि नेम द बॉटम लेयर ऑफ स्पोरेंजियम, तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसका आंसर तो हो गया आपका टेपेटम। क्या हो गया आपका टेपेटम, ये वाली लेयर आपकी जो है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन हमसे पूछा गया है, तो इसका जो टेपेटम का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स कह लीजिए या फिर माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन इस स्पोरेंजियम में पॉलन सैक में डेवलपमेंट इनका हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन देने का काम होता है वो किसका होता है, वो काम होता है टेपेटम का। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, ये है न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिटिव इन नेचर। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तब तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेल इनसाइड अ पॉलन ग्रेन, नेम द सेल्स इनसाइड अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हमें बताना है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। हमें क्या बताना है, मैच्योर पॉलन ग्रेन में कौन कौन सी सेल्स हमारी पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द सेल्स ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। हमें जो है मैच्योर पॉलन ग्रेन में सेल्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है आपकी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल। एक क्या होती है आपकी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है आपकी जनरेटिव सेल। जो आपकी जनरेटिव सेल होगी उसका फंक्शन क्या होता है कि वो माइटोसिस करके क्या बनाती है, मेल गैमीट्स। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर हो गया कि जो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होगा, तो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है आपके जनरेटिव सेल से। तो हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका नेम द सेल्स प्रेजेंट इन मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये इसका ईयर हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 में। कब पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ये 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनके हमें नाम देना है। तो यहाँ पर आपकी दो सेल्स पाई जाएंगी। कितने सेल्स होंगी, 2 सेल्स। एक होगी आपकी वेजिटेटिव सेल और सेकंड होती है आपकी जनरेटिव सेल। सेकंड क्या होगी, जनरेटिव सेल। अगर हम इसका यहाँ पर देखें, डायग्राम देखें, ये है आपका इनर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन के बाहर होती है इग्जाइन, इंटाइन के बाहर क्या होगी, इग्जाइन। और अंदर आपकी यहाँ पर दो सेल्स होंगी, अंदर आपकी यहाँ पर दो सेल्स होंगी। जो लार्जर सेल है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, लार्जर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। तो ये वाला पार्ट क्या है, इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो स्मॉलर सेल है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। स्मॉलर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और ये है आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये क्या है, जनरेटिव सेल का, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। यही जो आपका जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, यही जो आपका जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स। ये चीज भी आप यहाँ पर आपका एडिशनल है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये डायग्राम हो गया आपके पॉलन ग्रेन का। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज में है। किस सेल्ड स्टेज में है, 2 सेल्ड स्टेज में है, जिसमें आपका बड़ी वाली सेल है वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल को हम लोग बोल रहे हैं जनरेटिव सेल। यहाँ पर वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है यही माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा आपका, मेल और फीमेल गैमीट। तो इसका आंसर आपके 2 सेल हैं, दोनों सेल के मैंने यहाँ पर आपको नाम बता दिए हैं। एक है आपकी जनरेटिव सेल और दूसरी है आपकी वेजिटेटिव सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिस्टोगैमी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिस्टोगैमी, या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन क्लिस्टोगैमी, डिफाइन क्लिस्टोगैमी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2014 में, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, वो हमेशा सेपल्स से वो हमेशा ढके रहते हैं, सेपल्स से वो हमेशा ढके रहते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, क्लिस्टोगैमी इज अ फिनोमिना, क्लिस्टोगैमी इज अ फिनोमिना, इज अ फिनोमिना in which flower never opens or exposed, opens or exposed। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ऑक्जेलिस, कोमेलिना, वॉयला, ये इसके कुछ जनरल एग्जाम्पल होते हैं, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। तो आपको एग्जाम्पल पर भी यहाँ पर ध्यान देना है, कोमेलिना, ऑक्जेलिस और वॉयला। अगर हम यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा, जो फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होगा, सेपल्स से पूरी तरीके से ये फ्लावर आपका ढका रहेगा, हमेशा सेपल्स से पूरी तरीके से ये फ्लावर आपका ढका रहेगा। अब देखिए, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई क्लिस्टोगैमी की। इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि इससे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। क्या करता है, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे ले जाएं, इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्लिस्टोगैमी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप यहाँ पर कहेंगे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंक्रीजेज क्या, ये क्या है, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। या इसी सेंटेंस को और करेक्टली ऐसे बोला जा सकता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो, नो क्रॉस पॉलिनेशन, नो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर ओपन ही नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर ओपन नहीं है, सेपल्स की कवरिंग है। कोई भी दूसरे फ्लावर का जो पॉलन है वो इस फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर क्या है, सेपल की कवरिंग है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एश्योर्ड सीड सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एश्योर्ड सीड सेटिंग। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, एश्योर्ड सीड सेटिंग से क्या मतलब है कि आप अगर इसको अंदर से मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे इस फ्लावर में, ये फ्लावर ओपन तो है नहीं, तो आप यहां पर देखेंगे ये है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल, और ये अंदर मेल वाला पार्ट होगा, ये अंदर क्या होगा, मेल वाला पार्ट होगा। दोनों आपस में इतने पास होते हैं, दोनों आपस में इतने पास होंगे कि जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, यहां से पॉलन रिलीज होगा और तुरंत ही कहां पर, इसके बगल वाले स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर जाएगा, तुरंत क्या कर जाएगा, जाकर के लैंड कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि 100% फर्टिलाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, 100% सीड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, 100% सीड फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो आपसे पूछा गया था नॉर्मली क्वेश्चन की डिफाइन क्लिस्टोगैमी, मैंने उसको थोड़ा सा और आगे खींचा है, इंपॉर्टेंस तक हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स। जो आपके सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट्स होते हैं उनमें किस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है क्या, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है क्या, तो उसके बाद ही हम इस कंडीशन को जो है समझ पाएंगे। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वो आपका जेनेटिक प्रोसेस है जहां पर क्या होता है कि आपका जो पॉलन है फ्लावर का, वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के लिए क्या हो जाता है, इनकॉम्पेटिबल हो जाता है, मतलब वहां पर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। देखिए होता क्या है कि फ्लावर तो आपका पॉलन तो वाइबल है, पॉलन क्या है, वाइबल है, लेकिन उस फ्लावर के लिए वो कैसा है, इनकॉम्पेटिबल है। क्या है, इनकॉम्पेटिबल है, और ये एक जेनेटिक फिनोमिना है, इतना आपको भी समझने की जरूरत है। अभी हम इसमें बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन आपसे क्या पूछ जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल प्लांट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन
सेल्फ इनकॉम्पैटिबल प्लांट। नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकॉम्पैटिबल प्लांट। तो सबसे पहले आपको ये टर्म पकड़ना है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, इस पे हम लोग बात करते हैं, फिर आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक फ्लावर बनाते हैं, एक फ्लावर का हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने एक फ्लावर बनाया है, क्या बनाया है, एक फ्लावर बनाया है। उसके यूजुअल जो जो पार्ट होते हैं हम लोग सेपल्स, पेटल्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये है आपका फ्लावर। मतलब हमें यहाँ पर दो ही पार्ट से होता है, एक होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, हमें स्टेमेन से मतलब है, और दूसरा मतलब हमें यहाँ पर किससे है, कार्पेल से है, इसी को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि जो यहाँ पर पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इसी फ्लावर के ये पॉलन मान लीजिए यहाँ पर लैंड हुआ लेकिन जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म हो जाता है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। पॉलन वाइबल है, पॉलन जो है वो वाइबल है, स्टेराइल नहीं है। पॉलन कैसा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है। यहाँ पर क्या है, नोट आप समझिए क्या है कि पॉलेंस इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, पॉलेंस इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी आर वाइबल, आर वाइबल। वाइबल का मतलब क्या है कि इनके अंदर पॉलन ट्यूब बनाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। ये स्टेराइल नहीं है, ये फर्टाइल है, फंक्शनल नहीं है, ये आपके फंक्शनल पॉलेंस हैं। लेकिन इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ये क्या करेंगे, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर इस फ्लावर का जो यहाँ पर पॉलन है वो इसके स्टिग्मा पर नहीं जर्मिनेट कर पा रहा है, मतलब क्या नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचो अगर किसी भी प्लांट स्पीसीज में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो पॉलिनेशन का एक ही तरीका बचता है, जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप यहाँ से आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल फ्लावर। आपका आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसा है आपका, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, या आप बिना सोचे इसका आंसर नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें देखिए रटने से ज़्यादा सहूलियत होती है समझने में चीज़ों को। अगर आपने एक बार समझ लिया तो रटना आसान हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन, क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन polygonum type of embryo sac। जो आपका पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है पॉलीगोनम टाइप का वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है नेचर में, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 8 न्यूक्लिएटेड है तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 8 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई यहां पर आपके पाए जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। इसी का हम थोड़ा सा अगर आप समझे एक तरीके से एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। जो आपका नॉर्मल एम्ब्रियो सैक होता है उसको आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है और इसके पहले वाला क्वेश्चन 2017 और 2006 में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको इजीली मार्क्स दिलाते हैं और आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये डायग्राम याद रखना है, लिखने से ज़्यादा आसान होता है। आप एक डायग्राम बना के चले आइए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसका हम लोग अगर डायग्राम ड्रा करें, तो मैंने आपको कल भी ये डायग्राम बनवाया था शायद, तो आप देखेंगे कि इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसका डायग्राम किस प्रकार से रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा।
जिसमें दो एंड होते हैं, एक होता है आपका चलेजल एंड, एक क्या होगा चलेजल एंड, और दूसरा होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड। क्या होता है माइक्रोपाइलर एंड। एक है आपका चलेजल एंड, दूसरा है आपका माइक्रोपाइलर एंड। चलेजल एंड पे आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, चलेजल एंड पे आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, बीच में 2 आपकी पोलर न्यूक्लियाई होगी, बीच में 2 आपकी पोलर न्यूक्लियाई होगी, नीचे आपके 2 सिनर्जिड सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे, नीचे आपके 2 सिनर्जिड सेल्स, और सिनर्जिड सेल के पीछे एक लार्ज साइज का एग सेल होता है। सिनर्जिड सेल के पीछे क्या होता है लार्ज साइज का एग सेल होता है। ये डायग्राम है यहाँ पे किसका एम्ब्रियो सैक का, हम लोग यहाँ पर लेबलिंग कर दे रहे हैं। लेबलिंग में क्या है कि ये जो तीनों सेल्स हैं इनको हम लोग बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल। क्या है आपकी एंटीपोडल सेल। बीच में यहाँ पे क्या है 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या है आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं एग सेल। क्या बोल रहे हैं इस सेल को हम लोग एग सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग एग सेल बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसको इस तरफ लिख दे रहा हूं मैं, ये है आपका एग सेल, और ये नीचे की जो सेल हैं इनको हम लोग बोल रहे हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोल रहे हैं सिनर्जिड सेल। तो ये डायग्राम है यहाँ पर किसका एम्ब्रियो सैक का। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है नेम द पार्ट ऑफ पिस्टिल विच डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ पिस्टिल विच डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड। क्वेश्चन हमारा क्या है कि पिस्टिल का वह पार्ट बताइए जो फ्रूट में चेंज होता है और किस में चेंज होता है सीड में चेंज होता है। फ्रूट और सीड में चेंज होने वाले पार्ट को हमें बताना है कि पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट है जो फ्रूट में आपके चेंज होगा, कौन सा पार्ट, और कौन सा पार्ट आपका सीड में चेंज होगा। तो फ्रूट फॉर्मेशन कब होगा जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका फ्रूट फॉर्मेशन होगा। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल में अगर हम नॉर्मली देखें तो कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। स्टिग्मा और स्टाइल का फ्रूट फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं है। ओवरी जो है वो आपकी फ्रूट में चेंज होती है और आपका ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज होता है। ओवरी किस में चेंज होती है फ्रूट में, और जो आपका ओव्यूल है वो किस में चेंज होता है सीड में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन है हमारा नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर which changes into fruit and seed। पार्ट ऑफ कार्पेल था यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या था पार्ट ऑफ कार्पेल, पार्ट ऑफ कार्पेल था आपका। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या जा रहा है नेम द पार्ट ऑफ कार्पेल विच चेंजेस इनटू फ्रूट एंड सीड। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो आपकी ओवरी है ये चेंज होती है फ्रूट में, ओवरी आपकी चेंज होती है फ्रूट में, और जो आपका ओव्यूल है ये चेंज होता है सीड में। ओव्यूल किस में चेंज होता है सीड में। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी क्वेश्चन छोटा सा था आपके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के जो 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, जो आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है अरेंज द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। क्वेश्चन है आपका arrange the following terminology in correct developmental sequence। arrange the following terminology in correct developmental sequence। आपके क्या क्या है पॉलन ग्रेन, स्पोरोजीनस टिश्यू, कौन कौन सा आपके टर्म दिए हुए हैं पॉलन ग्रेन है आपका, स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू है,
और आपका है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और आपका क्या है माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर पॉलन मदर सेल है आपका, पॉलन मदर सेल है, और आपका यहाँ पर दिया हुआ है मेल गैमीट। और क्या दिया हुआ है? मेल गैमीट। अब इतने सारे हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पॉलन ग्रेन दिया हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू दिया हुआ है, माइक्रोस्पोर टेट्राड दिया हुआ है, पॉलन मदर सेल दिया हुआ है और मेल गैमीट दिया हुआ है। इन सारे स्ट्रक्चर को हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। अब इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर। सबसे पहले क्या होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो नंबर 1 पे आपका होगा स्पोरोजीनस टिश्यू। नंबर 1 पे क्या है आपका? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद इस पूरे जो भी आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसके बाद यहां पर फॉर्मेशन होता है पॉलन मदर सेल का। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन मदर सेल का। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका पॉलन मदर सेल। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? पॉलन मदर सेल। अब फिर से अगर हम लोग यहां पर देखें तो पॉलन मदर सेल के बाद फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड का। किसका फॉर्मेशन होगा? तीसरे नंबर पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का। माइक्रोस्पोर टेट्राड का। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पर स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद पॉलन मदर सेल, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड वो कंडीशन है जब आपके 4 माइक्रोस्पोर जो है वो कैलोस की लेयर से जुड़े होते हैं। इसके बाद क्या होगा कि कैलोस की लेयर डिसॉल्व होगी और चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। अब हम उनको एज अ पॉलन ग्रेन ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? एज अ पॉलन ग्रेन ट्रीट करते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद आपका क्या आएगा? पॉलन ग्रेन। चौथे नंबर पे आएगा आपका पॉलन ग्रेन। तो ये आ गया आपका चौथे नंबर पे पॉलन ग्रेन। और इसके बाद एक ही आपका बचा है, वो है मेल गैमीट। क्या बचा है आपका? मेल गैमीट। ये इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में आएगा। ये इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा तो आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे 4 जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं इनिशियली। उसके बाद वो आप क्या करेंगे? डिसॉल्व करेगी, उनके बीच जो कैलोस का बैंड होता है वो डिसॉल्व होगा और वो क्या हो गए? पॉलन ग्रेन में चेंज होंगे। पॉलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करके बनाएगा मेल गैमीट। तो ये सीक्वेंस है आपके इस क्वेश्चन का। ये सीक्वेंस किसका है? आपके इस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। 2019 में पूछा हुआ रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ labeled diagram of germinating pollen grain. germinating pollen grain। अब सबसे पहले तो हम एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो जर्मिनेट करने से पहले, क्या प्री जर्मिनेटिंग कंडीशन में हम लोग पॉलन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 2 सेल्ड स्टेज, आपको 2 सेल्ड स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें अंदर होती है इंटाइन, इंटाइन के बाहर होती है एक्साइन। ध्यान से आप इस स्ट्रक्चर को आप देखिएगा। इस अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की बनी लेयर है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किसकी बनी है ये लेयर, तो आप कहेंगे पेक्टोसेलुलोज की ये लेयर है। इंटाइन के बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन। इंटाइन के बाहर लेयर होती है एक्साइन। ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। किससे बनी है? स्पोरोपोलिन। बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इसका काम क्या होता है कि ये पॉलन को सालों साल तक प्रिजर्व रखते हैं। इनके ऊपर किसी भी एंजाइम का, कोई भी आपके डिकम्पोजर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए पॉलन हमारे जो है फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व रहते हैं। अब ये तो हमने लेयर की बात कर ली। अंदर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 सेल्स होती हैं जो मैं यहाँ पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जो बड़ी सेल है वो है आपकी वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो ये है आपकी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ये हम कंडीशन देख रहे हैं जब जर्मिनेशन नहीं हुआ है तब का। और ये है आपकी जनरेटिव सेल। ये क्या है? जनरेटिव सेल।
आप देखेंगे कि इंटाइन आपकी कंटिन्यूअस है, इंटाइन आपकी कंटिन्यूअस है, लेकिन जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूअस है। बीच बीच में यहां पर पोर प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं आपके पोर प्रेजेंट होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। अब होगा क्या, होता क्या है कि ये पॉलन क्या करेगा, जा करके लैंड करता है। ये पॉलन कहां पर जाकर के लैंड करेगा? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। वहां पर ये शुगर और वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही शुगर और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अंदर क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। शुगर और वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको पता है कि इंटाइन क्या है? फ्लेक्सिबल है। इंटाइन कैसी है? फ्लेक्सिबल है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये इंटाइन किसी एक जर्म पोर से क्या करेगी? बाहर की तरफ निकलेगी। ये इंटाइन क्या होगी? किसी एक जर्म पोर से क्या होगी कि बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा एक ट्यूब के फॉर्म में, एक ट्यूब के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें ये भाई बाहर वाली लेयर आपकी है एक्साइन, बाहर वाली लेयर क्या है? एक्साइन। अंदर वाली लेयर क्या है? इंटाइन। अंदर वाली लेयर क्या है? इंटाइन। इंटाइन ही वो लेयर है जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। इंटाइन वो लेयर जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए यहां पर देखने वाली बात ये है कि जो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, जो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये इस पॉलन ट्यूब के टिप पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? टिप पर, बिल्कुल एकदम अपेक्स वाले रीजन में आ जाएगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कहां पर आ गया? टिप पर आ गया। और जो ये जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, जो ये आपके जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? माइटोसिस करके क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट। क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट। क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट। ये है आपका डायग्राम किसका? ये है आपका डायग्राम जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का। किसका है डायग्राम? ये जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। ये 3 सेल्ड स्टेज है। कितनी सेल्ड स्टेज है? 3 सेल्ड स्टेज है। और ये क्या है आपकी? 2 सेल्ड स्टेज है। ये है 2 सेल्ड स्टेज और ये है आपकी 3 सेल्ड स्टेज। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले रहे हैं कि गिटोनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑटोगैमस बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड, जस्टिफाई। फिर से आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर आ गया है। हमें क्या बताना है कि जो गिटोनोगैमस फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं आपके? गिटोनोगैमस फ्लावर होंगे, वो जेनेटिकली तो कैसे हैं? जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। जेनेटिकली तो कैसे हैं? जेनेटिकली आपके सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, बट फंक्शनली कैसे हैं? फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ये थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको जस्टिफाई करना होता है स्टेटमेंट को, तो वहां पर आपकी अपनी कॉन्सेप्ट, आपका अपना समझ काम में आएगा। फिर आप रट करके जाएंगे तो वो वहां पर उस हिसाब से आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी चीज़ है। अभी आपको समझ में आ जाएगी 2 सेकंड के अंदर। सबसे पहले आपको गिटोनोगैमी पता होना चाहिए कि गिटोनोगैमी किसको हम लोग बोलते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को अभी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गिटोनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑटोगैमस बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड। क्वेश्चन क्या है? गिटोनोगैमस फ्लावर्स आर जेनेटिकली ऑटोगैमस, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड, जस्टिफाई। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है अपने आंसर से। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गिटोनोगैमी किसको बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? गिटोनोगैमी किसको बोलते हैं। तो गिटोनोगैमी की एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ
one flower, anther of one flower to stigma of another flower, of same species, of same plant, मतलब क्या कंडीशन है आपकी। मान लीजिए ये मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके फिर से आपको बताऊँ, कल भी यही क्वेश्चन आया था शायद, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है आपके लिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इस बार हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। मान लीजिए ये एक फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन में ये आपका एक फ्लावर है। बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, समझने के लिए हमें समझना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है ये आपका फीमेल फ्लावर है। क्या है आपका? फीमेल फ्लावर है। और ये है आपका मेल फ्लावर। क्या है? मेल फ्लावर। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, और इसी प्लांट के, सेम प्लांट के किस पे? स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है। दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्लांट एक है। प्लांट कैसा है? एक है। प्लांट क्या है? सिंगल है। अब आप ये बताओ कि एक ही सिंगल प्लांट के जो सेल्स होंगे, जितनी भी सेल्स होंगी, उनमें जो डीएनए स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। अब चाहे मैं बात करूं, ये फ्लावर भी जेनेटिकली इस फ्लावर के सिमिलर है, केवल क्या है? अपोजिट इसका क्या है? अपोजिट सेक्सुअलिटी है। ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन क्या है? जेनेटिकली कैसा है? सिमिलर है। इसलिए यहां पर क्या कह रहा है कि गिटोनोगैमस फ्लावर्स आर जेनेटिकली ऑटोगैमस। टर्म पकड़िएगा, जेनेटिकली ऑटोगैमस मतलब क्या है? जीन्स जो है यहाँ पर जीन्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि प्लांट तो एक ही प्लांट बॉडी है। जितने भी सेल्स होंगे उनके अंदर जो डीएनए कंटेंट है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो कैसा होगा? सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल फ्लावर भी, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो हैं ये कैसे हैं? जेनेटिकली सिमिलर हैं, लेकिन क्या कह रहा है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड। अब इसका मतलब समझिए। अब आप देखिएगा कि जहां भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट लगते हैं। वहां पर किसका यूज होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज होता है, जिसमें आपके एबायोटिक और बायोटिक एजेंट आते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर इसको भी डिस्कस करेंगे। एबायोटिक में आपके क्या होंगे? एयर, वाटर, ये सब किस में आ जाएगा? एबायोटिक में। बायोटिक में आपके जैसे इंसेक्ट वगैरह जो हैं, इंसेक्ट हो गई आपकी, और भी जो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस में आ जाएंगे? बायोटिक में। अब अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर तक हमें पॉलन को पहुंचाना है तो हमें किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो एबायोटिक हो या फिर बायोटिक हो। और अगर कहीं पर भी पॉलिनेटिंग एजेंट की हमें जरूरत पड़ रही है तो वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो जाता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए ये फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो फ्लावर यूज हो रहे हैं। प्लांट तो सिंगल है, लेकिन फ्लावर आपके कितने हैं? फ्लावर आपके दो हैं। तो जो ये आपके फ्लावर का नंबर 2 है, यही क्या है? आपका क्रॉस पॉलिनेशन यहां पर हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। चूंकि प्लांट सिंगल है तो जेनेटिक मेकअप जो है सभी सेल्स का वो कैसा है? सिमिलर है। इसीलिए गिटोनोगैमस फ्लावर्स आर जेनेटिकली ऑटोगैमस बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाई इमैस्कुलेशन? व्हाट इज मीन्ड बाई इमैस्कुलेशन? व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक? देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाई emasculation? What is meant by emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? When and why this plant breeder
when and why plant breeder employ this technique। ये भी क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया था, बिल्कुल रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने की भी संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप इमैस्कुलेशन का मतलब समझ लीजिए। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है इमैस्कुलेशन का मतलब? रिमूवल ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, with the help of forceps। अब आप समझते हैं, हम लोग इसको एक बार डायग्राम बना करके देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक फ्लावर है, फिर से आप हमें एक फ्लावर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है फ्लावर, मान लीजिए ये मेल पार्ट इसका। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्सेप की हेल्प से क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट को, जो आपका एंथर, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये पार्ट हट गया, यहां से ये पार्ट हमने हटा दिया और यहां से ये पार्ट हमने हटा दिया। तो हमने क्या किया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को हमने एक तरीके से यूनिसेक्सुअल बना दिया। बाइसेक्सुअल कंडीशन को हमने क्या किया? यूनिसेक्सुअल बना दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? कि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। केवल और केवल यहां पर क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन यहां पर भी होगा। क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और जो ब्रीडर होते हैं वो कोई भी डिजायरेबल कैरेक्टर को प्लांट में लाने के लिए इस तरीके का आपका जो है इमैस्कुलेशन टेक्निक को यूज करते हैं। इमैस्कुलेशन टेक्निक को वो यहाँ पर किसी भी डिजायरेबल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने यहां पर इस फ्लावर का एंथर तो रिमूव कर दिया। अब हम जिस भी फ्लावर के पॉलन को चाहते हैं कि वो यहां पर आकर के लैंड कराए, उसको आर्टिफिशियली क्या कराएंगे? यहां पर लैंड कराएंगे और वो जर्मिनेट करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, जिससे कुछ अलग टाइप के सीड बनेंगे जिनमें सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिनमें हमने काफी कुछ यहां पर देखा हुआ है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके आप देखिए एक दो ही तीन चार ऐसे टॉपिक हैं जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके घूम रहे हैं, जिनको आप जो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को लिखना है, इस तरीके से आपको समझना है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पर लगातार चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो आगे एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तब तक जो भी पढ़ा गया उसको पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को मजबूती से करते रहिए।